नई लकीरें खींच ले खुद से, खोल बंद ये मुट्ठी। जीना है जो मिली जिंदगी, महंगी पड़े या सस्ती। हौसलों के तू पंख लगा के भर ऊंची उड़ाने। लिखा है क्या किस्मत में तेरी, कौन बनाए जाने। जोश है तो फिर जुनू भी खुद में जगा ले तू ओ बंदे। उड़ जबे बाक परिंदे, उड़ जबे उड़ जबे बाग परिंदे, उड़ जबे बाग परिंदे। नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई में आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा अपन ने एक चैप्टर पूरा का पूरा कर लिया है। उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था। सबसे पहले रसायन विज्ञान में मैंने आपको परिचय बताया था। उसके बाद में मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद में मैंने आपको पदार्थ की अवस्थाएं बताई थी। उसके बाद में पदार्थ की अवस्थाओं में जो अंतः परिवर्तन था, फिर मैंने आपको उसके पृथक्करण की विधियाँ बताई थी। मैंने बताया था कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, वो सब बताया था। फिर अपन ने एक चैप्टर अलग से विलयन नाम से पढ़ा था। और मैं आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सब आप आराम से पढ़ रहे होंगे और आपको चीज़ें आराम से समझ भी आ रही होगी। और आज अपन एकदम से नया टॉपिक, एकदम से फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और आपका जोश और जुनून भी एकदम बरकरार रहना चाहिए। आपका पीक लेवल का जुनून होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं आने वाले समय में गवर्नमेंट बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि मई के आसपास अपने पास एसएससी का एग्ज़ाम होगा, जैसे CHSL का। उसके बाद में अपने पास MTS का एग्ज़ाम होगा। अगर उससे पहले मैं बात करूं, जिसके लिए मैं डेडिकेटेड होकर के ये वीडियो बना रहा हूं, जैसे आपको पता होगा कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है और वो अप्रैल मिड के अंदर स्टार्ट होने के चांसेज है। तो आपको या फिर आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं यहाँ आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ टाइम टू टाइम। तो आपका सपोर्ट आप बनाए रखिएगा। और आज अपन एकदम से नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, अर्थात परमाणु संरचना। परमाणु संरचना अपने पास आज का नया टॉपिक रहेगा। अगर मैं बात करूं परमाणु संरचना की, एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो आपको पता होगा कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा मेन रोल होगा वो किसका होगा? अपने पास परमाणु का होगा। किसका होगा साथियों? अपने पास परमाणु का होगा। अगर मैं आपको बताऊं कि परमाणु क्या होता है, पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे अपन और विभाजित नहीं कर सकते, इसका मतलब इनडिविजिबल होती है, वो वही क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इनके इतिहास की, अगर मैं बात करूं इतिहास की, आप जानते होंगे पेपर के अंदर कई प्रकार के पर्सन्स जनरेट होते हैं। कुछ पर्सन हिस्ट्री से आते हैं कि इसकी खोज किसने करी, इसके बारे में सर्वप्रथम बताया किसने था और उसके सिद्धांत क्या थे। तो उसी प्रकार की चीज़ें मैं आपको परमाणु में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले परमाणु के बारे के अंदर, सबसे पहले परमाणु के बारे में एक महर्षि कणाद नाम का व्यक्ति था। उसने इसके बारे में कहानियां बताई थी। महर्षि कणाद, ये महर्षि कणाद था कौन? ये महर्षि कणाद भारतीय दार्शनिक था, इंडियन फिलोसोफर था। ये इसने 500 ईसा पूर्व के अंदर ये बताया था कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। क्या बताया था? कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अगर उन सभी कणों को आपस में मैं जोड़ दूं तो मेरे पास पदार्थ बन जाता है। इसका मतलब पदार्थ को अपन तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद में हम उसे विभाजित नहीं कर सकते। वही चीजें क्या कहलाती है? परमाणु कहलाती है। लेकिन एक भारतीय दार्शनिक हुआ करता था जिसका नाम था महर्षि कणाद। उसने 500 ईसा पूर्व ही ये बातें बोल दी थी कि इस प्रकार का कोई ना कोई अपने पास चीज इस मार्केट में जरूर आएगी। लेकिन उसने इस चीजों का प्रमाणीकरण नहीं किया था। इसका मतलब उसने इसको रजिस्ट्रीकरण नहीं करवा पाया था उसका वो।
आपको पता होगा आज के टाइम में अगर कोई भी चीज़ अगर अपन उसके ऊपर अपना टैग लगाते हैं तो हमें उसको रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, उसका प्रमाणीकरण करवाना करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके ऊपर हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता, हमारा उसके ऊपर टैग नहीं आएगा। तो परमाणु के बारे में जो भारतीय दार्शनिक था महर्षि कणाद, उसने परमाणु के बारे में सबसे पहले व्याख्या करी थी। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, जैसे जैसे समय बीतता गया, एक दार्शनिक और था जिसका नाम था पकुदा काव्यान। पकुदा काव्यान, उसने क्या बातें बोली थी? जिस प्रकार महर्षि कणाद ने बातें बोली थी उसकी जस्ट उल्टी बात, लेकिन बात वो की वही है, सारांश वही निकलना है। वो की वही किसने बोली थी? पकुदा काव्यान ने बोली थी। अपने पास जो महर्षि कणाद था उसने तो ये बताया था कि पदार्थ को अगर अपन तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं तोड़ते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा जिसको अपन और विभाजित नहीं कर सकते। इसका मतलब पदार्थ का एक ऐसा सूक्ष्म कण आएगा, वही क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। लेकिन पकुदा काव्यान ये भी एक भारतीय दार्शनिक था। इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि यदि मैं सूक्ष्म कणों को आपस में जोड़ता जाऊंगा तो अंत में पदार्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अपने पास पदार्थ बन जाएगा। ये बातें किसने बताई थी? पकुदा काव्यान ने बताई थी। लेकिन जिस समय पकुदा काव्यान ये बातें अपनी बता रहा था उस समय क्या होता था? चीजें ओरल ही चलती थी। मैंने किसी को बताया, वो किसी और को बता दिए, वो किसी और को बता दिया। मतलब इस प्रकार से चीजें आगे बढ़ती थी दर टू डर। लेकिन जैसे ही अपन मॉडर्न जमाने में आए तो आपको पता होगा लिखने के लिए अपने पास पेन भी हुआ करता था और अपने पास कॉपी पेन भी सब कुछ हो गया। इसका मतलब अपन जो कुछ भी खोज करेंगे उसके ऊपर अपन ने लिखित प्रमाण देने शुरू कर दिए, और जिसने भी सबसे पहले लिखित प्रमाण दिया उसी की खोज के ऊपर परमाणु का टैग लग गया। जैसे मैं बात करूं पकुदा काव्यान भी भारतीय दार्शनिक था, उसने भी कुछ बातें परमाणु के बारे में बोली थी, लेकिन ये ज्यादा फेमस नहीं हो पाए क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया था, उन्होंने प्रमाणीकरण नहीं करवाया था। उसके बाद में मैं अगर बात करूं, अगर अपन मॉडर्न जमाने में आ जाए तो अपने पास आता नाम जॉन डाल्टन। क्या नाम आता है साथियों? जॉन डाल्टन आता है। और ये अपना प्रयोग लेकर के कब आता है? 1808 में आता है। कब आता है ये? 1808 में आता है। ये क्या बोलता है? ये ऐसे बोलता है कि यदि किसी पदार्थ को अगर अपन तोड़े तो वो सूक्ष्मतम भागों में टूट जाता है। इसका मतलब उसने ये बोला था कि अगर मैं किसी पदार्थ को तोड़ूं, जिस प्रकार महर्षि कणाद ने बोला था उसी प्रकार की चीजें, ऐसा बोल सकते हैं कि उसने एज ए कॉपी पेस्ट किया होगा, लेकिन किया नहीं था। उसने अपने स्वतंत्र प्रयोग किए थे। लेकिन उसने क्या किया था? उसने बोला था कि यदि पदार्थ को तोड़ते जाएं, एक बिंदु छोटा सा छोटा आएगा ही जरूर जिसको अपन और विभाजित नहीं कर सकते, वही क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। लेकिन हुआ क्या था? इस जॉन डाल्टन ने इसके ऊपर प्रमाण दे दिया था, और ये सब थे वो इनके ऊपर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दे पाए, इसीलिए इनका नाम कोई ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा नाम हाईलाइट किसका हुआ? जॉन डाल्टन का हुआ। अगर आपसे ये पर्सन पूछ ले कि परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसने करी, तो आप क्या बताओगे साथियों? आप जॉन डाल्टन बताओगे, ना कि महर्षि कणाद या पकुदा काव्यान बताओगे। लेकिन जब कभी पेपर में ऐसा पूछ लिया जाए कि वो कौन भारतीय दार्शनिक है जिसने परमाणु के बारे में हमें अवगत कराया, तब आपको नाम क्या लिखना है? महर्षि कणाद बताना है। क्या बताना है साथियों? महर्षि कणाद बताना है। मैंने आपको नेचर बताया था पूछने का कि पेपर वाला किस प्रकार अपन से प्रश्न पूछ सकता है। अब अगर मैं बात करूं जॉन डाल्टन ने क्या बातें बोली थी। जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में ये कहा था कि परमाणु क्या होता है? अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है बताओ? अविभाज्य होता है, अर्थात इनविजिबल होता है। एटम इज इनविजिबल। और अगर मैं बात करूं, उसने ये भी बोला था कि अगर अपन इसको तोड़ते जाएं तो लास्ट में एक सूक्ष्मतम कण बोलता है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? परमाणु कहेंगे। अगर मैं उसके अलावा बात करूं, जो अपने पास परमाणु है, ये परमाणु एक ग्रीक शब्द एटोमियो से मिलकर के बना हुआ है। अपने पास जो ये परमाणु अर्थात जो एटम वर्ड है, ये एटम वर्ड एटीमियो नामक एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। अगर मैं बात करूं इस एटोमियो की, इस एटोमियो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अविभाज्य।
क्या होता है साथियों, इसका अर्थ होता है अविभाज्य, अर्थात इसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता। ये बातें आपको पता होगी एज इट इज किसके सिद्धांत में लागू हो रही है, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में लागू हो रही है। इसका मतलब मैंने आपको एक बार इसकी हिस्ट्री बताई है कि अपने पास क्या है क्या नहीं है। जॉन डाल्टन ने और बहुत सारी ऐसी बातें बोली थी, लेकिन वो अपन कब पढ़ेंगे, जब मैं आपको परमाणु सिद्धांत बताऊंगा। जब मैं आपको क्या बताऊंगा, जब मैं आपको परमाणु सिद्धांत बताऊंगा। अगर मैं इसके क्रम के आगे की बात करूं, 1808 में तो ये आता है, फिर अपने पास 1898 के अंदर, अगर मैं उसके बाद में बात करूं 1898 के अंदर जे थॉमसन अपना मॉडल लेकर के आता है, और वो भी क्या करता है, परमाणु के बारे में बहुत सारी बातें बताता है। कहने का मतलब क्या होता है, आपको पता होगा कि जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन जब आप समय देखते हुए गुजरते हुए देखोगे तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि परमाणु कई प्रकार के कणों में टूट गया था, कई प्रकार के अवयव में टूट गया था। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कहने का मतलब परमाणु क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। और जैसे ही परमाणु विभाजित हुआ, जॉन डाल्टन क्या हो गया था, फेल हो गया था, क्योंकि उसने तो ये सिद्धांत बताया था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य होता है। फिर जे थॉमसन अपने मार्केट में प्रयोग लेकर के आता है, और जब ये प्रयोग लेकर के आता है उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी होती है, इसका मतलब परमाणु टूट चुका होता है। फिर ये अपना प्रयोग लेकर के आता है और ये बताता है कि परमाणु क्या होता है, बीच में से खोखला होता है। परमाणु क्या होता है, कहने का मतलब उसने जे थॉमसन ने एक तरबूज मॉडल दिया था, जिस प्रकार तरबूज के अंदर अपने पास क्या होते हैं, बीज, और उसके अंदर जो लाल लाल भाग होता है उसको आधार बना करके इसने क्या किया था, अपने प्रयोग किए थे। मैं आपको परमाणु सिद्धांत बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक बार हिस्ट्री बता रहा हूं कि किसके बाद में कौन आता है, किसके बाद में कौन आता है। अगर मैं बात करूं 1998 के बाद में, 1911 में कौन आता है, रदरफोर्ड आता है। 1911 में कौन आता है, रदरफोर्ड आता है। अब होता क्या है, इसका जो परमाणु मॉडल था वो अंदर से क्या था बताओ, एकदम भरा हुआ था। जबकि आपको पता होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब बराबर होते हैं तो एक दूसरे का प्रभाव क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन हुआ क्या था, जे थॉमसन के प्रयोग में इसके परमाणु मॉडल क्या था, इसका भरा हुआ था, और इसके परमाणु मॉडल में से अल्फा कण गुजर नहीं पाए थे। तो पता चला कि ये इसका जो अंदर वाला गोला है वो एक प्रकार का क्या है, धनावेशित गोला है। लेकिन उसके बाद में 1911 के आसपास की बात करूं तो रदरफोर्ड अपना परमाणु मॉडल लेकर के आता है, और जब वो अपना प्रयोग कर रहा है तो उसके प्रयोग के अंदर से उसके जो सिद्धांत थे उसके परमाणु मॉडल में से अल्फा कण निकल गए थे। इसका मतलब इसने जॉन डाल्टन की प्रॉब्लम जे थॉमसन ने सुलझाई, जे थॉमसन की प्रॉब्लम रदरफोर्ड ने सुलझाई। जब रदरफोर्ड कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, रदरफोर्ड कहाँ फेल हो जाता है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर जो परमाणु था उसका स्थायित्व नहीं था। कहने का मतलब वो स्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया था कि परमाणु स्थायी होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब रदरफोर्ड भी आगे जाकर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उसके बाद में कौन आता है, उसके बाद में आता है नील्स बोर। उसके बाद में कौन आता है, नील्स बोर आता है। कहने का मतलब ये चीजें आगे दर टू दर चलती रहती है। और ये मैंने आपको कहानी बताई है, सारी की सारी जो हिस्ट्री बताई है, ये मैंने किससे संबंधित बताई है आपको, ये मैंने आपको परमाणु से संबंधित बताई है। कहने का मतलब ये आगे जाकर के क्या चीजें अपन को मिलती है, क्या नहीं मिलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि परमाणु के बारे में और अपने पास छोटी छोटी क्या बातें हो सकती है। देखो, मैंने आपको इसको हिस्ट्री के बारे में बताया था कि परमाणु की संरचना के बारे में अपने पास इतिहास क्या है। अब मैं अगर बात करूं परमाणु संरचना के छोटे छोटे पॉइंट्स की, देखो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं परमाणु संरचना के अंदर, जो परमाणु संरचना है अर्थात जो परमाणु है, ये एक ग्रीक शब्द एटोमी से मिलकर के बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है,
जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अविभाज्य, अर्थात परमाणु को अपन और ज्यादा तोड़ नहीं सकते। अगर मैं उसके बाद में बात करूं, अपने पास ये परमाणु था, इस परमाणु के खोजकर्ता अपने पास कौन है, सबसे पहले इसको परमाणुकरण इसका कौन किया था, तो इसका अपने पास उत्तर क्या हो जाएगा, जॉन डाल्टन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, जॉन डाल्टन ने अपने सिद्धांत में परमाणु के बारे में क्या बताया था, उसने क्या बोला था कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु क्या होता है बताओ, अविभाज्य होता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आप बार बार देख रहे होंगे मैं परमाणु 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 बोलता जा रहा हूं, लेकिन अपन को पता भी तो होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आवर्त सारणी में जो भी तत्व अपने पास 118 तक, उन सभी तत्वों को अपन क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। इसका मतलब तत्व ही क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, परमाणु ही क्या होते हैं, अपने पास तत्व होते हैं। लेकिन आप एक चीज याद रखना, परमाणु के खोजकर्ता कौन है, परमाणु के खोजकर्ता जॉन डाल्टन है, जबकि तत्व के खोजकर्ता कौन है, जे बर्जीलियस है। लेकिन तत्व का नामकरण किसने किया था, तत्व का नामकरण किया था रॉबर्ट बोयल ने। अब मैं आपको ये बता रहा था कि परमाणु के अंदर देखो, ये परमाणु मैंने आपको बता दिया कि जो तत्व होते हैं वही क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। तो बहुत सारे अपने पास तत्व हैं। अगर मैं बात करूं आगे कि परमाणु क्या होता है अपने पास, देखिए अगर मैं संरचना बनाऊं, देखो मेरे पास इस प्रकार से कोई परमाणु होता है। अगर मैं वर्तमान दौर की बात करूं तो इस परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक होता है, इसके अंदर क्या होता है, एक धनावेशित गोला होता है। अगर मैं बात करूं तो इसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब एक चीज गौर करना आप, इलेक्ट्रॉन जब चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो ये तो अपने पास इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो अगर आपको कोई पूछ ले कि परमाणु का आकार कितना होता है, परमाणु का आकार अपने पास कितना होता है, तो वो होता है 10 की पावर -10 मीटर। अपने पास जो परमाणु का आकार है वो कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर। या फिर मैं या लगा करके इसको ये भी लिख सकता हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम। क्या लिख सकता हूं साथियों, में इसका आकार 1 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकता हूं। अब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ये होता है 10 की पावर -10 मीटर। अब एक चीज गौर करना आप, क्या मैं इसको इस प्रकार से डिजाइन नहीं कर सकता क्या, 10 की पावर -9 गुणा 10 की पावर -1। आप जानते होंगे कि जब आधार बराबर होता है तो घातें क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है। तो 10 की पावर -9 10 की पावर -1 बराबर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -10 आ जाएगा। अब एक चीज आप आगे गौर करना, 10 की पावर -9 को अपन क्या बोलते हैं, 1 नैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, 1 नैनोमीटर बोलते हैं। और 10 की पावर -1 है, इसको मैं क्या कर दूंगा, बट्टा 10 लगा दूंगा। इसका मतलब मुझे पता चला कि जो अपने पास इसका जो आकार है वो या लगा करके ये भी हो जाएगा 1 नैनोमीटर बट्टा 10। कहने का मतलब ऑप्शन में आपके पास कैसे भी डाटा आ सकता है अपने पास, ये चाहे मीटर में पूछे चाहे सेंटीमीटर में पूछे, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं अगर आपको बताऊं सेंटीमीटर में क्या होता है, आप ये जानते होंगे कि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो ये डाटा मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 की पावर -10 गुणा 10 100 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। अब जानते होंगे कि यहाँ 10 की पावर कितनी है, 2 है। 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। तो आप जानते होंगे कि ये +2 है और ये -2 है। तो आपस में घातें जब समान होती है, सॉरी जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। इसका मतलब ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर -8 सेंटीमीटर भी आ जाएगा। तो मैंने आपको अलग अलग प्रकार से वेरिएशंस करके बताया है, कैसे भी ऑप्शन आए आपको तकलीफ नहीं होगी, आप कहीं भी नहीं फंसोगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। अब मैं अगर आगे बात करूं, एक चीज गौर करना आप कि सबसे कम परमाणु आकार किसका होता है और सबसे बड़ा परमाणु आकार किस तत्व का होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि परमाणु आकार छोटा तो किसका होता है और बड़ा किसका होता है। अगर मैं छोटे की बात करूं तो सबसे छोटा परमाणु आकार किसका होता है, हीलियम का होता है। जबकि अगर मैं बड़े की बात करूं तो सबसे बड़ा परमाणु आकार किस तत्व का होता है, सीजियम का होता है। आपको ये वैल्यू याद रखनी है, आपको क्या करना है, ये डाटा याद रखना है। आपको कई कई किताबों में इसका उत्तर यहाँ हाइड्रोजन भी मिल जाएगा,
आपको कहीं कहीं इसका उत्तर क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन भी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपको परेशान नहीं होना है। मैं जब आपको आगे पढ़ाता जाऊंगा तो मैं आपको कुछ अपने पास जो आवर्त सारणी है उनके गुण बताऊंगा। आपने अक्सर पढ़ा होगा कि अपन आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाते हैं, तत्वों के ऊपर से नीचे जाते हैं अपन, तो क्या होता है, परमाणु का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। अब आपने अक्सर देखा होगा यहाँ हाइड्रोजन होता है, यहाँ लिथियम, यहाँ सोडियम, यहाँ पोटेशियम, यहाँ रुबिडियम, यहाँ सीजियम और यहाँ फ्रांसियम। अगर मैं बात करूँ ऊपर से नीचे की ओर जाऊँगा तो मैंने आपको क्या बताया था कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ परमाणु आकार किसका ज्यादा हो जाएगा, सीजियम का हो जाएगा। यहाँ फ्रांसियम उत्तर नहीं होगा इसका। वो क्यों नहीं होगा, उसका कारण ये है कि फ्रांसियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व होता है और रेडियो एक्टिव तत्व के अंदर इस प्रकार का गुण होता है कि वो अपने आप अपनी ऊर्जाओं को खोता रहता है, गेन करता रहता है, खोता रहता है, गेन करता रहता है। इसका मतलब इसका जो परमाणु आकार है वो निश्चित नहीं होता। अगर मैं बात करूं तो फिर किसका उत्तर सही हो जाएगा अपने पास, सीजियम। इसका मतलब सबसे बड़ा परमाणु आकार किसका होता है, सीजियम का होता है। लेकिन सबसे छोटा अपने पास अगर मैं बात करूं यहां तो किसका होता है बताओ, हाइड्रोजन का होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि जब अपन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, जब अपन आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। तो आप देखते होंगे कि यहां अगर हाइड्रोजन है तो इसी में ऊपर ही ऊपर यहां क्या होता है, हीलियम भी होता है। क्या होता है, यहां ऊपर ही ऊपर हीलियम भी होता है। इसका मतलब हीलियम का परमाणु आकार क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। लेकिन जब आप अलग अलग किताबों को पढ़ोगे तो कुछ किताबें ऐसा बोलती है कि जो अक्रिय गैसें हैं वो गुणधर्मों में भाग नहीं लेती, अक्रिय गैसें गुणधर्मों में भाग नहीं लेती। अगर ऐसा होगा तो वहां इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सही, अपने पास हाइड्रोजन हो जाएगा। लेकिन जब कभी आपके पेपर में हीलियम और हाइड्रोजन दोनों एक साथ ऑप्शन में आए तब अपन को हर बार इसका उत्तर क्या करना है, हीलियम ही करना है। क्या करना है अपन को, हीलियम ही करना है। तो आपको पता चला होगा ये डाटा क्या होता है। अब अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि जो अपने पास जो परमाणु होता है, इस परमाणु के अंदर कौन कौन से अवयव होते हैं, इस परमाणु के अंदर जो प्रमुख अवयव है वो अपने पास कौन कौन से हैं, या फिर प्रमुख अवयव बोल दो या फिर प्रमुख इसके घटक बोल दो। अगर मैं इसके अवयव या घटक की बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और मेरे पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके मेरे पास मुख्य घटक हो जाएंगे। अगर मैं इसके अलावा भी बात करूं तो वो उसके मुख्य घटक नहीं होंगे लेकिन इसके घटक हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं पॉजिट्रॉन, जैसे मैं यहां लिख दूंगा, देखो ये तो इसके प्रमुख घटक होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ एंटीकण पाए जाते हैं। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन के एंटीकण की बात करूं तो इसका एंटीकण क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। इसका एंटीकण क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है। अगर मैं बात करूं इसका एंटीकण क्या होता है, एंटी प्रोटॉन होता है, एंटी प्रोटॉन होता है। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो अपने पास न्यूट्रॉन तो आपको पता होगा कि वैसे ही आप देखो यहाँ क्या होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। इसका मतलब पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा, प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। आपको पता होगा न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, इसका मतलब इसके पास अपने पास कोई इसका एंटी नहीं है। अगर मैं उसके अलावा कोई बात करूं तो अपने पास एक और कण होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रिनो, जो मुख्य घटक भी शामिल नहीं होगा। अगर मैं इसके बात करूं तो इसका अपने पास क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। इसका अपने पास क्या हो जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो मेरे पास कुछ कण और भी होते हैं जिनको अपन मुख्य घटक के अंदर शामिल तो नहीं करेंगे लेकिन अपने पास होते जरूर हैं। जैसे मैं बात करूं मेसोन। अब मेसोन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पाई माइनस मेसोन और एक होता है पाई प्लस मेसोन। अगर मैं उसके अलावा आपको और बताना चाहूं तो अपने पास और कौन कौन से होते हैं, एक कण मेरे पास क्या होता है, बोसोन भी होता है और एक कण मेरे पास क्या होता है,
क्वार्क भी होता है। कहने का मतलब मैंने आपको बहुत सारे घटक बताए हैं, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि परमाणु के मुख्य घटक तो केवल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही हैं, लेकिन इसके अलावा इनमें कुछ एंटी कण भी पाए जाते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। इसके अलावा अपने पास मेसोन में पाई माइनस मेसोन, पाई प्लस मेसोन, यहाँ अपने पास बोसोन और क्या हो जाएगा, क्वार्क हो जाएगा। अब आपने ये नाम नहीं सुना होगा अक्सर कि क्वार्क क्या होता है। आपने देखा होगा कि जो अपने पास नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनको जोड़े रखने का काम आपस में कौन करता है, क्वार्क ही करता है। इसका मतलब ये अपने पास क्वार्क इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। अगर मैं आगे आपको बात बताऊं अपने पास और क्या चीजें हो सकती है इस परमाणु के बारे में। देखो, अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा परमाणु है, ऐसा कौन सा परमाणु है, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि परमाणु के मुख्य घटक क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा परमाणु है जिसके परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं? तो आपको इसका उत्तर क्या बताना है, इसका मतलब न्यूट्रॉन रहित परमाणु की अगर मैं बात करूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। आपको पता होगा कि न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के अंदर क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक स्टेप आगे ले जाकर के बताऊं तो हाइड्रोजन के अपने पास 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन, देखो ये गहराई की बातें हैं। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि हाइड्रोजन के अंदर 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्राइटेरियम। देखो अगर मैं बात करूं इसके 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। अगर मैं प्रोटियम की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है 1H1। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये होता है 1H2। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1H3। अब अपन न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, एक चीज गौर करना, मैं आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ चीजें बताऊंगा, लेकिन एक बार आपको अपनी मेमोरी में कुछ डाटा सेव करने हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं, इस लिखावट की बात करूं, जिस प्रकार ये लिखा हुआ है, देखो ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको तो अपन बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या। यहाँ जो लिखा हुआ होता है इसको अपन बोलते हैं परमाणु संख्या, या फिर अपन इसमें जो लिखा हुआ है नीचे उसको अपन बोलते हैं प्रोटॉनों की संख्या, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, नीचे वाले को प्रोटॉनों की संख्या, या फिर अपन इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। नीचे वाला जो संख्या अपन को किसको डिनोट करेगा, परमाणु संख्या को, प्रोटॉन संख्या को, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या को। जो ऊपर वाला है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये अपने पास करेगा परमाणु के द्रव्यमान को। ये परमाणु के द्रव्यमान को या फिर द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमेशा जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। कहने का मतलब न्यूट्रॉन मेरे पास किस प्रकार निकलता है, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। अगर मैं इसके अंदर अगर बात करूं तो ये हो जाएगा 1 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपन को पता चला होगा कि हाइड्रोजन के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। अब अगर आपको कोई गहराई में पूछ लेगा कि हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, तब आपको साथियों क्या बताना है, प्रोटियम बताना है। क्या बताना है आपको, प्रोटियम बताना है। अगर मैं बात करूं ड्यूटेरियम की तो इसके अंदर n बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर मैं ट्राइटेरियम की बात करूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब आपको पता चला होगा कि हाइड्रोजन के प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन होते हैं, इसके अंदर 1 होता है, इसमें कितना होता है, 2 होता है। आपको ये डाटा समझ में आया होगा। अब अपन एक स्टेप और हम आपको आगे लेकर के चलता हूँ। अब मैं आपको बताता हूं कि जब परमाणु और परमाणु आपस में जुड़ते हैं, परमाणु और परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, अणुओं का निर्माण करते हैं। किनका निर्माण करते हैं बताओ, अणुओं का निर्माण करते हैं। इसका मतलब
अगर परमाणु प्लस परमाणु प्लस डेस डेस डेस, या फिर मैं इसे यहाँ एन लगा दूंगा, अगर इस प्रकार से अपने पास होगा तो वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वो मेरे पास कहलाएगा अणु, अर्थात वो मेरे पास क्या कहलाएगा साथियों, मोलेक्यूल कहलाएगा। वो मेरे पास क्या कहलाएगा, अणु अर्थात मोलेक्यूल कहलाएगा। कभी कभार इसी अणु को अपन क्या बोल देते हैं, कंपाउंड भी बोल देते हैं। इन्हीं ही अणु को अपन क्या बोलते हैं, कंपाउंड भी बोलते हैं। अब कुछ परमाणु तो ऐसे होते हैं जो समान परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, कुछ अणु तो, जैसे मैं बात करूं H2 Cl2, अपने पास N2 और भी हो जाएंगे। इसका मतलब ये मेरे पास तो क्या हो जाएंगे, समान अणु हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे H2O CO2, ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, असमान अणु हो जाएंगे। अब मैं अगर आगे लेकर के चलूँ आपको, देखो यहाँ तो मैंने आपको बता दिया, अब आगे सुनना आप। जो ये अपने पास परमाणु होता है, ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और स्वतंत्र अवस्था में नहीं भी रह सकता। जैसे अपने पास कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं, कुछ परमाणु तो ऐसे होते हैं जो इस अपने पास यूनिवर्स के अंदर अपन को स्वतंत्र अवस्था में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ क्या होते हैं स्वतंत्र अवस्था में अपन को नहीं मिलते हैं। जैसे मैं अगर बात करूँ किसकी, सोडियम की, अगर अपन को सोडियम को अपन स्वतंत्र अवस्था में रख देंगे, जैसे इस वायुमंडल में रख देंगे, तो उसको क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, क्योंकि सोडियम को अपन केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि पहली बात तो सोडियम क्या होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है एकदम से, और वो क्या करता है, जल्दी आग पकड़ लेता है। अगर वो वायु के संपर्क में आएगा या फिर पानी के संपर्क में आएगा तो वो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा, वो जल जाएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, सोडियम को अपन केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं। इसका मतलब वो एक प्रकार से स्वतंत्र नहीं है, लेकिन कुछ एलिमेंट अपने पास ऐसे हैं जो अपन को इस ब्रह्मांड के अंदर स्वतंत्र रूप से मिलते हैं। जैसे अपने पास हो गया सोना, प्लेटिनम, इसका मतलब ये अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसका मतलब मैं एक चीज ये बोल सकता हूं कि परमाणु क्या होते हैं, स्वतंत्र हो भी सकते हैं और नहीं भी। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकते हैं और नहीं भी। अगर मैं उसके अलावा आपको बताऊं परमाणु के बारे में, अगर परमाणु को आपस में जोड़े तो किसका निर्माण होता है, आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है, अणुओं का निर्माण होता है। अब मैं अगर अगले पॉइंट की बात करूं, ये अपने पास जो परमाणु होता है, ये परमाणु क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन के अंदर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये अपने पास रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, मेरे पास एक हाइड्रोजन है, फिर मेरे पास एक हाइड्रोजन है, फिर मेरे पास एक ऑक्सीजन है। ये क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं बताओ, H2O का निर्माण करते हैं। इसका मतलब मेरे पास क्या बनता है, जल बनता है। क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह भी सकता है और नहीं भी, और उसके अलावा परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। तो आपने बहुत सारे डाटा पढ़े होंगे परमाणु के बारे में, क्या होता है और क्या नहीं होता है। मैंने आपको डिटेल में कुछ कहानियां बताई है आपको परमाणु के बारे में। अब मैं अगर आपके आगे लेकर के चलूं तो आपको अब पढ़ना है परमाणु के जो अवयव है अपने पास, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। परमाणु के कण या परमाणु के अपने पास क्या हो जाएंगे, अवयव हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं इसके अंदर, कुछ तो स्थायी मौलिक कण होते हैं इसके अंदर, और कुछ क्या होते हैं, अस्थायी मौलिक कण होते हैं। अगर मैं बात करूं स्थायी मौलिक कणों के अंदर अपने पास क्या क्या आएंगे, तो अपने पास स्थायी मौलिक कणों के अंदर अपने पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा अपने पास क्या आ जाएगा, प्रोटॉन।
उसके अलावा अपने पास क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन। ये तो अपने पास क्या हो जाएंगे, स्थायी मौलिक कण हो जाएंगे। अगर मैं इसके अलावा बात करूं, अपने पास अस्थायी मौलिक कण कौन कौन से हैं, जैसे मैं बात करूं पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, अगर मैं उसके बाद में बात करूं न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, अगर मैं उसके अलावा बात करूं तो अपने पास क्या हो जाएगा, मेसोन। फिर मेसोन भी दो प्रकार का होता है, पाई माइनस और पाई प्लस। अगर मैं उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बोसोन हो जाएगा। अगर मैं उसके अलावा आपसे बात करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अस्थायी मौलिक कण क्वार्क हो जाएगा। तो आपने डिटेल में देखा होगा कि अपने पास परमाणु के कण कौन कौन से हैं, कुछ स्थायी मौलिक कण हैं और कुछ मेरे पास क्या है, अस्थायी मौलिक कण हैं। तो आपने देखा होगा कि कौन कौन से अपने पास परमाणु के अंदर कण होते हैं। तो मैं एक बार ये मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि अपने पास इलेक्ट्रॉन की क्या क्या खास बातें हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको किसके बारे में बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन के बारे में। कहने का मतलब अपने पास इलेक्ट्रॉन के लिए क्या क्या खास बातें हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के बारे में तो इसकी खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज सबसे पहले किसने करी थी, देखो ये जो डाटा है ना मेरे पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अंदर अधिकतर डाटा मेमोरी बेस है, अपन को रटना पड़ेगा, इसमें अपने पास कोई समझने का चारा नहीं है। लेकिन मैं आपको इस वे में पढ़ाऊंगा कि आपके पास सारा डाटा आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, जे थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी साथियों, जे थॉमसन ने करी थी। और ये कब करी थी, ये करी थी 1897 के अंदर। कब करी थी, ये 1897 के अंदर करी थी। अब मैं अगर आगे आपको लेकर के चलूं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने पास और क्या है, आपको पता होगा कि जो जे थॉमसन था, इसने प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। कहने का मतलब इस इलेक्ट्रॉन की खोज करके करी थी। इसका मतलब अपने पास क्या है कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की खोज को जे थॉमसन ने किया था। लेकिन इसने जब ये प्रयोग किया था तो ये प्रयोग कौन सा था, किस प्रयोग के दौरान इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी, तो इसने कैथोड नलिका प्रयोग के दौरान, कैथोड नलिका प्रयोग के दौरान जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। मतलब कैथोड ट्यूब वाला अपने पास एक्सपेरिमेंट था, उसके दौरान उसने प्रयोग की थी। अगर मैं बात करूं इसके संकेत की, अगर मैं बात करूं इसके संकेत की, तो इसका संकेत क्या होता है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऊपर माइनस में आता है। अगर मैं इसी की बात करूं कि अपने पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि इसका द्रव्यमान मेरे पास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेरे पास होता है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। इसका मतलब ये इसका द्रव्यमान होता है अपने पास किसका, इलेक्ट्रॉन का। देखो ये डाटा, समझदार हो आप, ये मेमोरी बेस्ड डाटा है, आपको ये अपनी मेमोरी में सेव करने पड़ेंगे। जिसे खोज किसने करी, जे थॉमसन ने 1897 में। किस प्रयोग के दौरान हुई थी, कैथोड नलिका प्रयोग के दौरान इसकी खोज हुई थी। इसका संकेत क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस में लगाना आपको। अगर मैं बात करूं कि इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, इसका भार कितना है, तो वो है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 11 kg। अब मैं अगर आगे आपको लेकर के चलूं, इस इलेक्ट्रॉन की कहानी अगर आपको बताऊं मैं आपको, अपने पास जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर आवेश की मात्रा कितनी होती है, ये होती है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने आवेश होते हैं, वो होते हैं माइनस 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलाम होते हैं। अगर मैं इसके अलावा और बात करूं, आपने अक्सर देखा होगा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये माइनस में लगा रहता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है, देखो यहां लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा होता है बताओ, नेगेटिव आवेश होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। अब मैं अगर बात करूं इस ऋणात्मक आवेश की खोज किसने करी, देखो यही लिख देता हूं मैं, इस ऋणात्मक आवेश की खोज किसने करी थी,
इस ऋणात्मक आवेश की खोज करी थी R.A. मिलिकन ने। किसने करी थी साथियों? R.A. मिलिकन ने करी थी। किसने करी थी? R.A. मिलिकन ने करी थी। अब वो किस प्रयोग के दौरान करी थी? ये किस प्रयोग के दौरान करी थी? तो उसने प्रयोग किया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अर्थात तेल बूंद प्रयोग के दौरान इस अपने पास आवेश की खोज हुई थी। तो मैंने आपको कितना डाटा बताया इलेक्ट्रॉन के बारे में, ये सारे के सारे डाटा आपको अपनी मेमोरी में सेव करने हैं। अब मैं उसके बाद बात करूं किसकी? प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन के अंदर अपने पास क्या क्या कहानियां हैं, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसके अंदर, क्योंकि ये मेमोरी बेस है, आपको रटने पड़ेंगे। ये मेरे पास प्रोटॉन हो गया। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि प्रोटॉन की खोज किसने करी, तो प्रोटॉन की खोज, देखो मैं नाम यहां लिख रहा हूं कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने करी थी। कब करी थी बताओ साथियों? गोल्डस्टीन ने 1886 में करी थी। कब करी थी बताओ? 1886 में करी थी। देखो जिस प्रकार जे थॉमसन ने किस किरण को या फिर किस किरण को प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी, वो तो करी थी कैथोड की। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं गोल्डस्टीन ने जो प्रोटॉन की खोज करी थी, तो उन्होंने किन किरणों को आधार बनाया था? केनाल किरणों को आधार बनाया था। जिस प्रकार जे थॉमसन ने किस किरणों को आधार बनाया था? जिस प्रकार जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को आधार बनाया था, उसी आधार पर गोल्डस्टीन ने केनाल किरणों को मुख्य आधार बनाया था। ये मेरे पास डाटा हो गया। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, देखो इस हिसाब से अगर मैं बात करूं, इसका संकेत अपने पास क्या होता है? P पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसके ऊपर आवेश कैसा होता है बताओ? धनात्मक आवेश होता है। इसके ऊपर आवेश कैसा होता है साथियों? धनात्मक आवेश होता है। इस धनात्मक आवेश की खोज, इस धनात्मक आवेश की खोज भी किसने करी थी? गोल्डस्टीन ने ही करी थी। इस धनात्मक आवेश की खोज भी किसने करी थी साथियों? गोल्डस्टीन ने करी थी। मैं आपको कहानी बता रहा हूं प्रोटॉन की। अब मैं अगर आपको आगे बताऊं, इसका नामकरण किसने किया था? इस प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था? यह नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। ये नामकरण किसने किया था साथियों? ये नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड ने कब किया था? ये किया था कब? जब उसने अपना प्रयोग कर रहा था, जब ये परमाणु सिद्धांत का प्रयोग कर रहा था ना, एक्सपेरिमेंट, उस समय उसने इसकी नामकरण किया था। और उसने ये बताया था कि परमाणु जो नाभिक होता है ना, वो धनावेशित गोला होता है। इसका मतलब इसका नामकरण कब किया गया था? 1911 में किया गया था। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का इतना होता है। तो फिर मेरे पास इसका द्रव्यमान कितना होता है प्रोटॉन का? तो वो होता है 1.673 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये मेरे पास किसका द्रव्यमान होता है? ये मेरे पास प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अगर मैं इसके आवेश की बात करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस बराबर मेरे पास कितना होता है? प्लस 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ये मेरे पास क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। तो इसका मतलब प्रोटॉन भी मेरे पास हो गया, इलेक्ट्रॉन भी मेरे पास हो गया। अब मैं आपको लास्ट बताता हूं आज के वीडियो के लिए कि न्यूट्रॉन क्या होता है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, अपने पास 3 नंबर पे है न्यूट्रॉन। अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन की खोज अपने पास सबसे पहले किसने करी थी, तो वो करी थी जेम्स चैडविक ने। किसने करी थी बताओ? जेम्स चैडविक ने करी थी। अब मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार उसने कैथोड और उसने केनाल, उसी प्रकार से जब जेम्स चैडविक अपना प्रयोग कर रहा था, तो उसने क्या किया था? उसने बेरिलियम धातु के ऊपर, कहने का मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि बेरिलियम एक प्रकार की धातु होती है जो आवर्त सारणी में कितने नंबर पे आती है, जिसे आपको बताता हूं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। इसका मतलब जो 4 नंबर पे जो परमाणु आता है, उस बेरिलियम की धातु के ऊपर उसने अल्फा कणों की बौछार करवा करके, कहने का मतलब बेरिलियम धातु के ऊपर अल्फा कणों की बौछार करा करके उसने जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। तो ये डाटा आपको याद रखना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके संकेत की, तो इसका संकेत अपने पास क्या होता है? n, उस पर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं इसके द्रव्यमान की बात करूं या फिर मैं इसके आवेश की बात करूं, तो ये क्या होता है? आवेश रहित होता है। ये क्या होता है बताओ साथियों? आवेश रहित होता है। अब मैं उसके अलावा आपसे बात करूं इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.675 इंटू 10 की पावर -27 kg। अर्थात ये प्रोटॉन से केवल थोड़ा सा ही बड़ा होता है। लेकिन कुछ कुछ किताबें जब
दशमलव के 2 बिंदु तक इसका मान देती है तो आपको इन दोनों का वजन कैसा लगेगा, एक जैसा लगेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि न्यूट्रॉन का वजन प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देखो ये यहाँ पर पास कितना हो जाएगा 1.675 × 10⁻27 kg। तो आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और मैंने आपको डिटेल के अंदर इनके बारे में बताया है। और उम्मीद करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर हर चीज़ें बारीकी से समझाई है। तो आज के लिए अपन साथियों इतना ही पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।